हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिसेंट वेनर अकेडमी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिगर। कुछ हमारे जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और साथ ही साथ हम डिस्कस ये भी करेंगे कि ट्रायंगल की कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। और इस वीडियो में हम कम्प्लीटली जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिगर और ट्रायंगल कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये करें कि वृत्त, वर्ग, आयत, चतुर्भुज और जो त्रिभुज हैं वो समतल आकृतियां होती हैं, मतलब ऐसी आकृतियां जो प्लेन पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। और घन, घनाभ, बेलन, शंकु व गोला जो हमारी ठोस आकृतियां हैं, मतलब सॉलिड फिगर है। ये ध्यान रखना है। अगर हम सॉलिड फिगर की बात करें तो इसका मतलब 3D की बात कर रहे हैं, और प्लेन फिगर की बात करें इसका मतलब 2D, द्विविमीय, मतलब 2 डायमेंशन। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है कह रहे हैं कि ठोस आकार के कोने, उनके शीर्ष, ढांचे, रेखाखंड, किनारे और उसके सपाट पृष्ठ उसके फलक कहलाते हैं। फलक आप समझ सकते हो, जैसे कोई भी हमने यहाँ पर मान लीजिए घनाभ लिया है, तो घनाभ को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो घनाभ हमारे 6 पृष्ठ से बना होता है। तो जो ऊपर का जैसे ये लेयर है, ये हमारी क्या है, घनाभी एक पृष्ठ ही तो है। पृष्ठ एक तरीके से क्या है, आयत की फॉर्म में। आयत का क्या निकालेंगे, एरिया। तो इस तरीके से हमें पता है कि इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। तो समझने की बात यह है कि यहाँ पर पृष्ठ कितने होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। कोने कितने होते हैं, जो कॉर्नर होते हैं कितने होंगे, 4 ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गया, तो कितना हो गया, 8। और अगर साइड की बात करें, यहाँ पर जो साइड है, रेखाखंड है, वो कितने होंगे, वो होंगे आपके कितने, देखिए 1 2 3 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, कितना हो गया, 8 9 10 11 12, कितना हो गया, टोटल 12 हो गया। तो 12 साइड होती हैं, 8 इनके कॉर्नर होंगे और 6 इनके पृष्ठ होंगे। ये आपको ध्यान रखनी है, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कभी कभी। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास वृत्त से। करें वृत्त या गोले की जो त्रिज्या होती है और उसकी ऊंचाई दोनों समान रहती हैं। सपोज करो आपके पास ये वृत्त है, ये क्या हमारे पास त्रिज्या, और इसकी हमने जगह ले ली हाइट, और ये आपस में क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो H इज इक्वल टू R होता है, याद रखनी है, H इक्वल होगा R के। अगला पॉइंट है हमारे पास, कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से काफी हद तक कंफ्यूजन रहता है, वो आपको आज दूर कर देना। कह रहे हैं प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। कोई भी वर्ग है ना, प्रत्येक वर्ग एक आयत है। ये वर्ग है और हमको पता है ये एक आयत भी है, क्योंकि आयत की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये हमारी अपोजिट साइड है, आपस में इक्वल है, ये हमारी अपोजिट साइड आपस में इक्वल है। तो ये वर्ग, हमको पता है कि वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं सेम होती हैं। ये तो वर्ग की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन आयत की प्रॉपर्टी क्या है, जिसकी अपोजिट साइड सेम होती है, और एक दूसरी क्या है, एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। तो अब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हर एक वर्ग एक आयत तो होगा, बट जरूरी नहीं है कि जो आयत है वो एक वर्ग हो। आयत वर्ग नहीं होगा, लेकिन वर्ग एक आयत है, क्योंकि वर्ग की जो प्रॉपर्टी है वो आयत में इंक्लूड है, लेकिन आयत की सारी प्रॉपर्टी वर्ग में नहीं आती है। अगला हमारा पॉइंट है, करें प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है। बिल्कुल बात सही है, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होगा। कैसे, हम यहाँ पर 2 फिगर बना लेते हैं। एक हमने ले लिया आयत का, एक हमने ले लिया समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या लिखते हैं कि अपोजिट साइड आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। वो यहाँ पर भी इक्वल है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट साइड ने वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो ये भी पैरेलल है, यहाँ भी पैरेलल है, यहाँ भी पैरेलल है। दोनों प्रॉपर्टी हो गई। इससे ये तो समझ में आ रहा है कि हर एक आयत समांतर चतुर्भुज है, लेकिन हर एक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखें, आयत की कंडीशन है कि उसका जो कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वो 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 90 तो है, बट यहाँ 90 नहीं है। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि प्रॉपर्टी दोनों की मैच नहीं कर रही है। तो हम यहाँ इस पॉइंट के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हर एक आयत समांतर चतुर्भुज तो होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि समांतर चतुर्भुज एक आयत हो। तो इसलिए ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, कह रहे प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज दोनों का समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास है समचतुर्भुज, जिसकी सारी भुजाएं कैसी हो गई, आपस में सेम हो गई। और ये है हमारे पास
समांतर चतुर्भुज। अब हम ध्यान दोनों को देखेंगे, दोनों की प्रॉपर्टी समझेंगे कि समचतुर्भुज में क्या देखिए, अपोजिट साइड इक्वल है, यहाँ पर भी अपोजिट साइड इक्वल हो गई, ये अपोजिट साइड इक्वल हो गई, यहाँ भी अपोजिट साइड इक्वल है। दूसरी चीज कह रहे हैं कि अब इसमें एक चीज और याद रखनी है, प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि जो अपोजिट साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो यहाँ पर भी अपोजिट साइड पैरेलल है, यहाँ पर भी अपोजिट साइड पैरेलल है, यहाँ भी पैरेलल है। तो ये बात क्लियर हो रही है कि हम समझ सकते हैं कि हर एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं है कि अपोजिट साइड तो इक्वल है, बट सारी साइड इक्वल, और समचतुर्भुज में ये कंपलसरी है कि सारी साइडें इक्वल होंगी, चारों की चारों साइड इक्वल होंगी और एक दूसरे के पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। उसके बाद हम यहाँ पॉइंट समझेंगे। अगला पॉइंट है हमारे पास, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। पॉइंट दे रखा है, प्रत्येक वर्ग एक क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। पहले तो वर्ग ले लेते हैं, ये वर्ग है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, समचतुर्भुज। देखिए यहाँ पर भी सारी साइडें आपस में इक्वल है और यहाँ पर भी सारी साइडें आपस में कैसी हैं, इक्वल है। तो ये तो पता चल गया कि प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। भाई समचतुर्भुज की डिफिनेशन अगर हम समझें, जिसकी सारी साइडें आपस में कैसी हो, बराबर हो, तो इसकी भी सारी साइडें आपस में कैसी हैं, बराबर हैं, और अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हो, तो यहाँ पर भी पैरेलल। तो दोनों प्रॉपर्टी हैं, इसका पता इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि जो वर्ग हैं वो एक समचतुर्भुज तो हैं, बट जरूरी नहीं है कि जो समचतुर्भुज हैं वो एक वर्ग हो। क्यों? क्योंकि वर्ग में एक कंडीशन होती है कि उसके कॉर्नर पर बनने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। समचतुर्भुज में ऐसा नहीं है, 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर है तो वो वर्ग हो जाएगा, नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। बस इतना ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर भी हम 90 डिग्री एंगल लेते हैं तो डेफिनेटली वो क्या हो जाता, वर्ग हो जाता। अब 90 डिग्री एंगल नहीं है, लेकिन सारी साइडें आपस में कैसी हैं, समान है, तो वो समचतुर्भुज होगा, ना कि वर्ग होगा। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझ के चलना है। अगला पॉइंट हम लेके चलते हैं त्रिभुज का। त्रिभुज में भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं। अब समझते हैं हम त्रिभुज के गुण। देखिए त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी होती है, ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, उनको समझने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। आपको बिल्कुल समझ के चलना है। मान लीजिए कोई भी ट्राइंगल है, उसके दो कोण दे रखे हैं, तो तीसरा कोण निकालने के लिए आप 180 में से उन दोनों को घटा देंगे। आप इजिली क्या करेंगे, जो तीसरा एंगल है आपको मिल जाएगा। ये एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल की जो तीनों कोण होते हैं उनका टोटल 180 होगा। अगला पॉइंट है हमारे पास, त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला जो बहिष्ठ कोण है वो दो सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। क्या है, इसको प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। सपोज ये आपका ट्राइंगल है, आपने क्या किया, एक बहिष्ठ कोण बना दिया। बहिष्ठ कोण क्या होता है, जो बाहर बन रहा है, ये वाला। अब उसके अपोजिट जो दो अंतःकोण है वो है x और y। तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट के क्या बोल रहा है ये, त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, हमने इसको आगे बढ़ा दिया, बनने वाला एक बहिष्ठ कोण है, सपोज ये z है, दो सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अगर हम इस z की वैल्यू निकालें तो z की वैल्यू x प्लस वाई के क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। x प्लस वाई के इक्वल होगी z की वैल्यू। बट अब मान लीजिए अगर x और y की वैल्यू कोई किसी की 20 थी, किसी की 50 थी, तो इससे ये पता चला कि z की वैल्यू कितनी हो गई, 70 हो गई, है ना। तो सिंपली आप यहां से निकाल सकते हो z की वैल्यू कितनी हो गई, 70। अगला पॉइंट हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा पॉइंट है, देखें हमारा दिस वन। कह रहे त्रिभुज का बहिष्ठ कोण किसी भी सम्मुख अंतःकोणों से बड़ा होता है। याद रखनी है कि अगर त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अगर हम निकाले तो वो कभी भी याद रखनी है उसके जो सम्मुख अंतःकोण है उससे हमेशा बड़ा होगा। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मान लो आपके पास ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज की कोई दो भुजाएं ले लीजिए, सपोज ये x है और ये y है, तो इन दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। कोई भी दो भुजाएं ले लीजिए, जरूरी नहीं है x y हो, कोई भी दो भुजाएं तीसरी भुजा से ऑलवेज बड़ी होंगी। अगर छोटी हैं तो ट्राइंगल नहीं बन सकता। दूसरा था कि कह रहे हैं कि बहिष्ठ कोण किसी भी सम्मुख
है ना, त्रिभुज का बहिष्कोण किसी भी सम्मुख अंतःकोण से बड़ा होता है। मान लो अगर अभी हमने बहिष्कोण बनाया था, जैसे ये बहिष्कोण है, ये जो बहिष्कोण है वो ऑलवेज जो अपोजिट में दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, इनमें से किसी एक से भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उससे ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा। ये ध्यान रखना है, ऑलवेज बड़ा होगा। अगला पॉइंट हम लेकर चलते हैं, कह रहे हैं कि यदि त्रिभुज के शीर्ष कोण का अर्धक, त्रिभुज के शीर्ष कोण का अर्धक आधार को अर्धित करता है, तब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कह रहे हैं कि यदि त्रिभुज के शीर्ष कोण का, कोई हमने त्रिभुज लिया और हमारा जो शीर्ष का कोण है ये, इसका अर्धक हमने लिया, अर्धक मतलब आधा, तो आधार को अर्धित करता मतलब बेस को भी ये डिवाइड कर देता है इक्वल पार्ट में, इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो कह रहे हैं तब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इससे ये बात क्लियर हो गई कि ये वाली जो साइड होंगी वो आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। इक्वल होंगी इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी दो भुजें आपस में बराबर होती हैं। अगला पॉइंट हम समझेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोणों वाले शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब बराबर होते हैं। कैसे, समझ लेते हैं इसको भी। पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे, अब करें समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण। तो समान कोण हमने मान लीजिए अगर ये भुजा हमारी समान है तो इसके अपोजिट जो एंगल होंगे यही तो आपस में सेम होंगे। अब जब ये आपस में सेम है तो कह रहे हैं कि समान कोणों वाले शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब, यहां से इस पर लंब डाल दो और यहां से इस पर लंब डाल दो, तो ये जो लंब होंगे आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। याद रखनी है, डाले गए लंब आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, समबाहु त्रिभुज की मध्यिकाएं समान होती हैं। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान है, और समबाहु त्रिभुज की मध्यिकाएं हैं तो आपस में कैसी होंगी, समान होंगी। याद रखनी है, समबाहु त्रिभुज की जो मध्यिकाएं होंगी वो आपस में समान होंगी। ये बेसिक प्रॉपर्टी थी ट्राइंगल की। आई होप कि ट्राइंगल और जनरल प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे सर्कल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, है ना। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।